शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि कब हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कांट मेजर पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर एनी सिस्टम। तो डेल एक्स डेल पी आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। ओके, तो इसी चीज़ को जनरलाइज करते हुए हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, जितने भी आपके पास कैनोनिकल कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, जितने भी कैनोनिकल कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, वो सभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जैसे डेल एक्स डेल पी हो गया हमारे पास, दूसरा आपके पास हो गया डेल ई डेल टी, ये आपके पास ग्रेटर देन एच कट बाई टू, ये भी आपके ग्रेटर देन एच कट बाई टू, डेल एल डेल थीटा, इसके लिए आपके पास डैच कट बाई टू, ठीक है, डेल ई डेल एल डेल ई भी आ सकता है आपके पास इसके अंदर एच कट बाई टू। देखिए अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड बोला कैनोनिकली कंजुगेट, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। तो कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स से मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आपके पास ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो करते हैं आपके पास क्यू आई कर्ल एच ओवर कर्ल पी आई एंड पी आई इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल एच ओवर कर्ल क्यू आई। तो कैनोनिकल कंजुगेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपके पास कैनोनिकल कंजुगेट कौन कौन से होंगे। आगे बात करते हैं कि हमने गॉसियन वेव फंक्शन पढ़ा था, जिसमें आपके पास डेल एक्स डेल पी आपके पास क्या आया था, एच कट बाई टू आया था। तो ये आपके पास सिर्फ गॉसियन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपने ऊपर देखा कि डेल एक्स डेल पी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई टू है, तो इक्वल्स टू एच कट बाई टू गॉसियन फंक्शंस के लिए जाता है। एक आप आगे जाके देखेंगे कि आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखने को मिलेगा। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो आपके पास इक्वेशन फंक्शन आता है, जो आपके पास साई एक्स बनता है, वो आपके पास कितना बनता है, देखिए ये कांस्टेंट कोई और ई दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्र बाई टू आ गया आपके पास, ऐसा कुछ फंक्शन बनता है आपके पास। तो देखिए ये भी आपके पास गॉसियन है, गॉसियन से कंपेयर करके देखें, गॉसियन क्या था आपके पास, गॉसियन फंक्शन 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई दी पावर माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इससे कंपेरेबल है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये भी गॉसियन फंक्शन है। तो आपके पास ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होती है गॉसियन फंक्शन के लिए और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। रादर देन दिस वी विल यूज़ डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच कट बाई टू। इस सिंप्लिसिटी के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डेल एक्स डेल पी एच कट। ओके, अब आगे चलते हैं इसकी प्रिंसिपल, आगे चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशंस, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन हमें क्या बताती है कि आपके पास इनसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम मान के चलते हैं कि इनसाइड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो हम जानते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो इस रेंज में होती है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर। और हाइजेनबर्ग हमें कह के गए, अब हम हाइजेनबर्ग का रिलेशन यूज़ करते हैं कि आप पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइट नहीं कर सकते। तो डेल पी डेल आर आपके पास एच कट। अब देखिए ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14 मीटर। तो यहाँ से मैं डेल पी फाइंड कर सकता हूँ। डेल पी मेरे पास कितना आएगा, एच कट बाय डेल आर आपके पास कितना, 10⁻⁻14 मीटर। तो जो कि आपके पास डेल पी की जो रेंज होगी वो देखिए कैसे होगी, आपके पास पी आपके पास जो वेरी करेगा, पी आपके साथ पास जो वेरी कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कुछ, पी माइनस डेल पी बाई टू और पी प्लस डेल पी बाई टू। तो ये आपके पास विड्थ होगी आपके पास इतनी, तो जो कि आपके पास इतना शो हो रहा है। तो अगर आपके पास मोमेंटम आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी होती है, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो यहाँ पर चेंज है आपके पास डेल पी का स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास डेल पी की पता है हमें वैल्यू 2 इंटू आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻34। ओके, और यहाँ पर आप डेल पी की वैल्यू पुट करेंगे, जब डेल पी की वैल्यू यहाँ पर ऊपर से पुट कर देंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है इसकी वो आपके पास मिलती है आपको 95
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। इसके थ्रू अगर हम ये मान लें कि आपके पास इनसाइड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। पर ओरिजिनली जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो हमें मिलती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओरिजिनली। एक्सपेरिमेंटली यही है आपके पास, एक्सपेरिमेंटली हमने देखी तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी आपके पास इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इनके अंदर तो फ़र्क की बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू किसी भी सिस्टम की हम ग्राउंडेड स्टेट एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, p²/2m प्लस VR। तो जहाँ पर कि आपके पास पोटेंशियल जो कि R का फंक्शन है, वो कि आपके पास सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता रहेगा। तो अब हमें क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, अगर मैं मान लूँ कि आपके पास जो R है उसका जो वेरिएशन है वो आपके पास अनसर्टेनिटी ΔR है और P की अनसर्टेनिटी ΔP है। तो इसमें माइनर चेंजेस करके आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास E ΔP²/2m प्लस V ΔR विज फंक्शन ऑफ ΔR। तो अब हम जानते हैं कि ΔP और ΔR में आपके पास क्या रिलेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू ΔP ΔR इज इक्वल्स टू H। इसकी रिप्लेसमेंट करके हम क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी अब किसका फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ ΔR बन जाएगा। अगर मैं ΔP की वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो मैं कहूँगा एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ΔR। अब हमें क्या निकालनी थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है कि हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है। मिनिमम एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, अगर D ΔR कर दूँ मैं, DE/D ΔR कर दूँ मैं, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास अगर DE/D ΔR करके हम इसको ज़ीरो करके क्या निकाल सकते हैं, ΔR की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपके पास कौन सी पे ये वैल्यू बनेगी कि आपके पास, तो यहाँ से ΔR निकाल सकते हैं, DE/D ΔR करके इक्वल्स टू ज़ीरो करके हम ΔR निकाल सकते हैं। तो जो आपके पास ΔR आएगी वैल्यू, मान लीजिए मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती है सिंगल के थ्रू, आपके पास इसको क्या करेंगे, DE²/D ΔR² कर देंगे। और अगर ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, देखिए, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी, तो मिनिमा निकालना है। अगर ये आपके पास जीरो से बड़ी आ जाती है उस वैल्यू पर, R=R0 पर, तो आपके पास ΔR क्या होगा, वो आपके पास मिनिमा होगी। ΔR कर लीजिए इधर, ΔR जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, ΔR=R0, उस वैल्यू पर आपके पास ये जीरो से ग्रेटर देन आ जाती है, तो आपके पास ΔR पर आपको क्या मिलेगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी। ΔR को हम और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट बोहर रेडियस भी कह सकते हैं। तो इसके थ्रू जब हमें पता लग कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पास इस पे किस R की वैल्यू पर आपके पास एनर्जी किस R पे वैल्यू आपके पास, ये टर्म आपके पास ग्रेटर दैन जीरो आ रही है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आइए जो हमने अभी एप्लीकेशन की है उसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमें एक पोटेंशियल दे रखा है जिसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक 3D पोटेंशियल दे रखा है, ये R दे रखा है ना, तो आपके पास एक 3D पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बताइए कि उसकी आपके पास फर्स्ट बोहर रेडियस कितनी होगी। तो मैंने आपको हिंट किया था, फर्स्ट बोहर रेडियस कितनी होगी, या इससे पहले हम ये निकालते हैं कि उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। तो हमें निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए देखिए, E=P²/2m, E=P²/2m प्लस VR आपके पास कितना है, -1/4πε0 E²/R। तो देखिए, इसे मैं अब चेंज कर लेता हूँ, तो आपके पास ΔP²/2m -1/4πε0 आपके पास ये E²/ΔR। ओके, तो अब इस चेंज को हम क्या करते हैं, देखिए, अब इसको मैंने क्या करना था, DE/D ΔR कर दिया जाए। उससे पहले हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, ΔP आपके पास जानते हैं, ΔP ΔR आपके पास नियरली इक्वल्स टू H कट होता है, तो हम ये वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ΔP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी H²/2m।
-1/4πε0 E²/δr इक्वल्स टू E। तो इसको हम DE/d∇r करते हैं। DE/d∇r आपके पास कितना आएगा, -2h²/2m∇r³ -1/4πε0 E²/δr²। -1 +1 हो जाएगा इधर ये। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब ये 0 के बराबर है तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 2 नहीं लिखेंगे हम। तो h²m∇r³ 1/4πε0 E²/δr²। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आपके पास δr की वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए δr की वैल्यू आपके पास आ रही है 4πε0 h²/m², जो कि आपके पास फर्स्ट बोहर रेडियस है, जिसे हम A0 भी लिखते हैं, फर्स्ट बोहर रेडियस। अब इसी δr की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि आपके पास δr से भरी हुई है, तो इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपके पास मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। मिनिमम एनर्जी निकालते हैं, चलो। मिनिमम एनर्जी ई मिनिमम आपके पास क्या था, h²/2m। देखिए δr की वैल्यू, δr का स्क्वायर था आपके पास, तो 16π²ε0² h⁻⁴m²E⁴ -1/4πε0 और E² कर लेते हैं, E² और δ1/δr² आपके पास कितना था, 16π²ε0² h⁻⁴ और m²E⁴। ओके, तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ये h² और देखिए तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसमें से कॉमन ही ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, m²E⁴ और 16π², बस मिनिमम एनर्जी कुछ ऐसी आएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, कैलकुलेट स्पेक्ट्रल वेव। देखिए नेक्स्ट एक और हम चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पर। मान लीजिए आपके पास एक्साइटेशन हो रही है, आपके पास ये ग्राउंड स्टेट पर मूव कर रहा है, तो एक एनर्जी E2 से E1 आपके पास, तो इसके अंदर तो शार्प स्पेक्ट्रम बनेगा। पर अगर आपके पास इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो, E2 स्टेट आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसीज हो, तो इसके अंदर आपके पास अलग अलग स्टेट से आएंगे। तो मान लीजिए इतनी आपके पास विड्थ बन जाएगी। तो इस विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़ी ही यूज़फुल है। तो देखिए हम जानते हैं E = h⁻, तो हम कह सकते हैं hc/λ, और इसमें हम वेरिएशन देखते हैं, DE = -hc/λ² और Δλ। अब आपके पास ΔE और ΔT में आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल h⁻ है, जो कि मैं यूज़ करके क्या लिख सकता हूँ, h⁻ में ये शो कर, जहाँ पर कि नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है। ओके, तो आपके पास यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, h⁻/2π लिख सकते हैं, तो λ²/2πc∆t, तो आपके पास ये स्पेक्ट्रल विड्थ वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, तो Δλ = λ²/2πc∆t, जहाँ पर कि आपके पास ΔT क्या होगा, लाइफ टाइम होगी स्टेट की, और Δλ आपके पास स्पेक्ट्रल विड्थ होगी। तो यहाँ इस तरीके से हम इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।